गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 4 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। तो कुछ टॉपिक्स तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे लगे मुझे। जैसे ये आप इनोवेशन, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट है कर्नाटका, उसके बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल नया सा टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा फ्रीडम प्रेस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नया एक्ट, बेसिकली अभी एक्ट नहीं है, ये ड्राफ्ट है, लेकिन ये जल्दी ही पास हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, आने वाले समय में कैसे डेंजरस हो सकता है, अमेरिका वगैरह में इसके लिए क्या कानून है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे मेंस के पर्सपेक्टिव से। पेंशन स्कीम इन इंडिया, जैसे हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी, अभी न्यू पेंशन स्कीम हमारे पास चल रही है। जैसे पंजाब के अंदर, कई सारे स्टेट्स के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो दोबारा जा रही हैं। न्यू पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट है, क्या कौन्स हैं, क्या प्रोन्स कौन्स हैं, थोड़ा सा वो देखेंगे। रिपीटेड सा टॉपिक है। एज एज सच एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत खास नहीं लगा, लेकिन इन जनरल हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, नए बैच के बारे में बता दूं आपको, हमारा नया बैच शुरू हो चुका है एक्चुअली। तो अभी भी 2-4 दिन आपके पास हैं, मैक्सिमम 1 वीक तक ही ओपन रहता है एडमिशन के बाद में। अभी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, बहुत ही कम फीस में आपके लिए कोर्स रखा गया है। इसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या भी आप फ्रेशर हो, आप तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से यहाँ पे कवर करवाया जाता है। एक बार आपका सिलेबस ओवर हो जाता है ना, उसके बाद आपका काम बहुत कम हो जाता है। आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, आप ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो, आप जो है नोट्स मेकिंग कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो हमारे लिए हो जाता है। चलिए जी, पहले टॉपिक में बढ़ते हैं। कर्नाटका रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पे खास लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सर्विस सेक्टर नहीं है, ये प्राइमरी सेक्टर नहीं है। हमारे पास ना इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पहला सेक्टर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटी आती है जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल जो रेजिंग वगैरह होती है, वो सब आप यहाँ पे, हंटिंग एंड गैदरिंग, वो सब जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। इसके अंदर सबसे कम स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीकल्चर भी इसी सेक्टर के अंदर आता है। दूसरी जो अपनी इंडस्ट्री होती है उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेके जाते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, और उस रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू एडिशन करते हैं। मतलब जैसे आपने यहाँ पे आलू लिया, आपने पोटैटो लिया, पोटैटो से आपने चिप्स बनाए, तो आपने वैल्यू एडिशन किया। ये होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। इसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तीसरा अपने पास सेक्टर होता है जिसे कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, आईटी इंडस्ट्री होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है, वो सब आपका सर्विस सेक्टर के अंदर में आता है। सर्विस सेक्टर को आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बेसिकली ये इसका मतलब होता है। इनविजिबल सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। जैसे अभी आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, यूट्यूब पे आप क्लासेस देख रहे हो, या आप कोई ऑनलाइन क्लासेस करते हो या ऑफलाइन क्लासेस करते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, वो भी एक सर्विस सेक्टर ही होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होते हैं, 3 सेक्टर। अब हालाँकि सर्विस सेक्टर के बाद जिसे हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, इसको बाद में डिवाइड किया गया है क्यूनरी सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर भी। जैसे अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो, पॉलिटिशियंस बनते हो, मैनेजर्स बनते हो, लॉयर्स बनते हो, वो सब आपका इन्हीं सेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कर्नाटका को फर्स्ट रैंक दिया गया है। इनोवेटिव स्टेट इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो कर्नाटका है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, इस रिपोर्ट को कौन इशू करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि शायद आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर रिलीज किया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे NMIS 21-22, जिसके बेसिस पे कर्नाटक को यहाँ पे पहला रैंक दिया गया है, द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन इंडिया। जब बात स्टार्टअप्स की आती है ना, स्टार्टअप वाले केस में भी कर्नाटक नंबर 1 है, क्योंकि वहां पे बेंगलुरु है, और मोस्टली इंडिया के जो आईटी बेस्ड या जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी ज्यादातर स्टार्टअप्स होते हैं,
वो आपका वहीं से निकल रहे हैं आजकल, कर्नाटका बेंगलुरु वाले एरिया से। फिर उसके बाद अब जैसे दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, तो कुछ हब हैं, हैदराबाद हो गया इंडिया में। तो कर्नाटका इज द मोस्ट ओवरऑल इनोवेटिव स्टेट। इट इज फॉलोड बाय दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये आपको पता होना चाहिए। जो ये बात करता है इंडिया में जो टोटल इनोवेटिव फर्म्स हैं, उनमें से आप यहाँ पे देख लीजिए, तेलंगाना के अंदर 46%, कर्नाटका के अंदर 39% और तमिलनाडु के अंदर आती है 31.9%। ये ओवरऑल इनोवेटिव फर्म्स की बात कर रहा है। हाईएस्ट शेयर वो तेलंगाना का यहाँ पे आता है। हैदराबाद को मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे ही, तो वहां पे काफी इनोवेशन होती है हैदराबाद के अंदर भी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो बात कर रहा है, सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है जी। उसके अलावा ओडिशा, बिहार, झारखंड सबसे नीचे रहे, जिनका शेयर है ओनली 12%, 13% और 13.7% रहा। इंडिया जो इन्होंने इस सर्वे के लिए जो फर्म्स वगैरह का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे वगैरह किया, उसके अंदर 8,000 से ज्यादा जो छोटी इंडस्ट्री यानी कि एमएसएमईज को काउंट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तो 3/4 यानी कि 75% जो हमारी एसएमईज हैं, उनके अंदर भाई किसी भी तरह का कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही थी वहीं पे चल रही है। क्यों नहीं इनोवेशन हो रहा है? मतलब सबसे बड़ी बात ये है, रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे सबसे बड़ा है लैक ऑफ इंटरनल फंड्स। जो कि छोटी छोटी कंपनियां होती हैं भाई, यार इनको सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, लैंड का रेंट देना है, वो सब करना है, बिजली का बिल भी देना है। तो ये बेचारे इनोवेशन के लिए पैसा कहाँ से लाएं? बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लैक ऑफ इंटरनल फंड्स, हाई इनोवेटिव कॉस्ट। अब यार कोई चीज की नया आप इनोवेट करोगे तो नए लोगों को हायर करोगे, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करोगे, बहुत कुछ होता है ना उसके लिए। तो इनोवेशन कॉस्ट इनिशियली बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ रीजन है जिन्होंने यहाँ पे बताया। लैक ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज ओनली, जैसे हमारे बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वहां से फंडिंग वगैरह आपको नहीं मिलता है। गुजरात एंड दादरा नगर हवेली रिपोर्टेड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैरियर टू द इनोवेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा इनोवेशन का बैरियर है। उसके बावजूद भी देखिए दादरा एंड नगर हवेली ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो अगर बाई चांस वहां पे सपोर्ट मिल जाता तो इनोवेशन बहुत ज्यादा हो जाती। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटा सा एक कंटेंट आपके लिए दिया है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है यूनाइटेड नेशन की, जो कि कंट्रीज की हेल्प करती है इकोनॉमिक एंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना के अंदर पड़ता है, ऑस्ट्रिया के अंदर। 2019 में यूएनआईडीओ कंप्राइजेज 170 मेंबर स्टेट्स। तो इतनी कंट्री जो है इसके अंदर है, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, क्या कहता है आर्टिकल? आर्टिकल कहता है नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ द गे कपल। तो यहाँ पे गे, लेस्बियन, मतलब LGBTQIA+ सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। सीधी सी बात, हमें पता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। इवन कोर्ट अगर कह भी देता है कि LGBT कम्युनिटी जो मतलब सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे इतने लीगल प्रोविजंस हैं, इतने सारे एक्ट बने हुए हैं, सब के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। अडॉप्शन कैसे करेंगे, इनहेरिटेंस कैसे होगा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लैंड राइट्स वगैरह, रेंटिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सिर्फ ये कह देने से सुप्रीम कोर्ट के कि भैया सेम सेक्स मैरिज हम लोग लीगल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी लीगल हर्डल्स यहाँ पे होंगी। बाकी वो कल्चर और हिस्ट्री, हमारा ट्रेडिशन, वो बात अलग है। तो सेंटर सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं करेगी, लेकिन सेंटर ने ये इंडिकेशन दिया है और इवन कहा है कि सेंटर अभी बहुत जल्दी ये कमेटी बनाएगा और वो कमेटी ये स्टडी करेगी कि भाई क्या जो कपल होते हैं, सेम सेक्स कपल होते हैं, क्या वो एक साथ रह सकते हैं। देखिए दोनों चीजों में फर्क है। मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग और कोहैबिट, इसे लीगल टर्म में कोहैबिट कहते हैं। कोहैबिटेशन मतलब एक साथ रहना। तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं? जैसे लिव इन रिलेशनशिप होता है, लिव इन रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, उसको अलाउ किया गया है। ऐसे ही जो सेम सेक्स कपल होते हैं, क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? सेंटर ने कहा है कि बिल्कुल रह सकते हैं, उसके लिए वो भी कमेटी वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है, सरकार ने ये कहा कि देखिए भाई साहब, हम आपकी शादी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो दिक्कतें होती हैं ह्यूमन ग्राउंड पे, जो ह्यूमन कंसर्न्स होते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह,
आप लैंड लीज पे नहीं ले सकते हो। जैसे मान लो सेम सेक्स कपल होता है, उसमें किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके जो एसेट्स होते हैं, जो ज़मीन जायदाद होती है, पैसा होता है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, उस कंसर्न को हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है आपके। लेकिन मैरिज हम लोग अभी आपको अलाउ नहीं करेंगे, आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी क्योंकि सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं हुई है, मे बी आफ्टर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर, 40 ईयर्स ऐसा हो सकता है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में देखिए, धीरे-धीरे वहाँ पे अलाउ किया गया है। लेकिन आज से 30 साल पहले अगर वेस्टर्न कंट्री में जाके बोलते यूरोपियन कंट्री में से सेम सेक्स मैरिज अलाउड होंगी, वो कहते पागल हो गया। लेकिन आज एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अभी सोसाइटी इतना मैच्योर नहीं हुई इस चीज़ के लिए, आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन आज प्रेज़ेंटली आपके जो कंसर्न हैं, है ना? वो हम लोग डेफिनिटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेम सेक्स कपल्स एक साथ रह सकते हैं आने वाले समय में, ऐसा सरकार ने इंडिकेशन दिया है और ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मूव है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड, बिग पॉजिटिव टुवर्ड्स अचीविंग वाइडर सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द राइट टू सेम सेक्स मैरिज। तो मतलब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि सीधी-सी बात है यार, देखिए आप करो या मरो की लड़ाई मत करो, है ना? मतलब या तो हमें मैरिज अलाउ करो या ना करो, ऐसा मत करिए। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं फिलहाल आप वो ले लीजिए। आने वाले समय में डेफिनिटली आपके कंसर्न्स को और ज़्यादा कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। तो फिलहाल ये कंसर्न है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। आने वाले समय में मैरिज भी अलाउड हो सकती है, राइट? तो कोर्ट कुड नाउ गो इनटू वेदर द सेम सेक्स कपल हैव अ राइट टू कोहैबिट टुगेदर इन अ नॉर्मल पीसफुल एनवायरनमेंट। तो एक बार कोहैबिट करने लगेंगे, साथ में रहने लगेंगे, तो सोसाइटी धीरे-धीरे एक्सेप्ट करने लगेगी, बाद में मैरिज भी एक्सेप्ट हो जाएगी आने वाले समय में। तो ये बेसिकली कुछ यहाँ पे बात कही गई है। चलिए, इंडिया स्लिप्स टू प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रीडम ये बेसिकली है क्या। आपको बताता चलूं कि जो मई 3 है, मतलब कल का जो दिन था, उसे मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। तो कल हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था, तो आज कर लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भाई, इंडिया में जो फ्रीडम प्रेस इंडेक्स है, उसमें हमारा देश बहुत पीछे चला गया। हमारे देश का रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्री। सोचने की बात है, इंडिया की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जहाँ पे हम लोग फ्रीडम की बात करते हैं, उस केस में भी हमारा रैंक 161 है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया है। लास्ट ईयर हमारा जो रैंक था वो था कितना, 150, और अब हो गया है 161। इवन पाकिस्तान भी हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। श्रीलंका तो हमसे बेटर परफॉर्म काफ़ी कर ही रहा है यार। पाकिस्तान का रैंक वो 150 है और हमारा रैंक कितना है, 161 है। खैर हम लोग पाकिस्तान से ऐसा कंपेयर नहीं करेंगे, उसके साथ हमारा ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। बट यह कौन इसे रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RSF। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, RSF यानी कि अभी 2023 चल रहा है, लेकिन जो रैंक आया है वो 2022 का आया है। एक साल पीछे का रैंक निकालता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर पड़ता है और ये कंसल्टेटिव स्टेटस है इसका यूनाइटेड नेशन के अंदर, मतलब काफी रिस्पेक्टेड एक NGO है ये बेसिकली। और हर साल ये इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। एक साल पहले वाली, जैसे 2023 में 2022 का होगा, 2022 में 2021 का होगा, वो सब किया जाता है। एज पर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस फ्रीडम, इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट as individuals and collectives to select, produce, and disseminate news in public interest independent of the political, economical, legal and the social interference। मतलब किसी तरह का कोई भी भेदभाव, भेदभाव तो छोड़िए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और जर्नलिस्ट जो लोग होते हैं उनको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन कब और कैसे उससे डिसेमिनेट करना चाहते हैं, विदाउट एनी थ्रेट। ना वो थ्रेट फिजिकल होना चाहिए, ना वो थ्रेट मेंटल होना चाहिए। उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ पे नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क इन्होंने टॉप रैंक लिया है। वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है सबसे बॉटम पे यहाँ पे आए। कंसर्न क्या है, इन्होंने कंसर्न वही है, इंडिया के केस में इन्होंने कुछ स्पेशली बात बोली है कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में जो है वायलेंस होता है। पहली बात, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीशन मीडिया जो है वो कंसर्न है। अब आप यहाँ पे क्लियरली आप कोई भी चैनल ऑन करके देख लीजिए, NDTV कर लीजिए, ABP न्यूज़ कर लीजिए, आज तक कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। अब वो चैनल खोलते ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है और अगेंस्ट में। तो ये जो एक अनबायस्ड और न्यूट्रल मीडिया होता है ना, वो हमारे देश से लगभग खत्म ही हो गया है। आप किसी चैनल पे आजकल भरोसा नहीं कर सकते, आपको बढ़िया न्यूज़ देंगे, कुछ भी फालतू की न्यूज़ देते रहते हैं, ढंग की न्यूज़ देते ही नहीं है। और इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा तो न्यूज़पेपर है भाई, 1 लाख से ज़्यादा। 380 TV न्यूज़ चैनल्स हैं इंडिया में जो करंटली ऑपरेट कर रहे हैं।
तो पहली बात ये भी कंसर्न है, इतने जा रहे हैं न्यूज़ चैनल को आप कैसे सर्वे करोगे, कैसे एनालिसिस करोगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप जो है साउथ इंडिया में चले जाइए, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में कहीं पे भी चले जाइए, सबके अपने-अपने न्यूज़ टीवी चैनल्स हैं और सभी लगभग कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। 2023 में इंडिया में 1 जर्नलिस्ट की डेथ हुई और कम से कम 10 जर्नलिस्ट को जो है वो जेल में डाला गया। बहुत सारे जर्नलिस्ट के ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया, उनके यूट्यूब चैनल को हटा दिया गया, अलग-अलग रीज़न जो है सरकार ने यहाँ पे दिए हैं, राइट? तो किसी के ऊपर जो है आपने एडिशन चार्ज लगा दिए, कुछ ना कुछ कर दिया, ये रिपोर्ट कह रही है और जिसकी वजह से इंडिया का रैंक जो है वो इतना डाउन चला गया है। तो ताजिकिस्तान, इंडिया और टर्की ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने रैंक के अंदर ड्रॉप किया है। तो यार अच्छी बात नहीं है। फ्रीडम प्रेस को फ्री तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रेस को बायस भी नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, तो इसके बारे में छोटी-सी न्यूज़ और है, ये आप पढ़ सकते हो, खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बट एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, देखिए ऐसा जब ये एक्ट नहीं है, फिलहाल तो ये ड्राफ्ट है और बहुत जल्दी ये पास भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत पास हो भी गया इसके 2-4 प्रोविजंस, बट एनीवेज़ कंप्लीटली पास बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसको पिछले 2-3 साल से बनाने की कोशिश की जा रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करें कि ना करें, करें तो कितना करें और कैसे करें वो बहुत बड़ी दिक्कत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आफ्टर इंटेंस लास्ट मिनट नेगोशिएशन इन द पास्ट फ्यू वीक्स ऑन हाउ टू ब्रिंग जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारा चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो कैसे रेगुलेट करें, इसके लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने फाइनली एक ड्राफ्ट जो है यहाँ पे बना लिया है और बहुत जल्दी जो है इसको रिलीज किया जाएगा। तो ये तो एक न्यूज़ हो गई छोटी सी। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना जरूरी क्यों है भाई? सबसे बड़ी बात ये, इसका नाम ही है इंटेलिजेंस, लेकिन ये इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के द्वारा, सुपर कंप्यूटर के द्वारा जो है ये रिलीज होती है, एल्गोरिदम से चलती है ये। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसका नाम देखिए यार, हम इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है नया इंफॉर्मेशन जनरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। उस नया सीखने से हम लोग नया इनोवेशन करते हैं, नई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, नई इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ऐसे ही तो होता है ना। एक छोटा बच्चा होता है, वो पेंटिंग करना शुरू करता है, शुरुआत में बड़ी खराब पेंटिंग करता है, धीरे धीरे अपनी गलतियों से पता चलता है, बेटर पेंटिंग करते हैं। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसकी अपर लिमिट कहाँ है हमें नहीं पता है। वो डिपेंड करता है कंप्यूटिंग पावर के ऊपर, वो डिपेंड करता है एल्गोरिदम के ऊपर। तो ये जो पूरा एल्गोरिदम वाला एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, काफी ब्लैक बॉक्स है। क्लियर कट कोई बाउंड्री इसके अंदर है नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह प्रेजेंट है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो एल्गोरिदम है बहुत एडवांस हो गई है। आप जैसे यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे आपके पास सजेशन में आता है ना, कोने में सजेस्टेड वीडियोस। हम लोग ज्यादातर सजेस्टेड वीडियोस ही देखते हैं। हमें कौन रिकमेंड करता है? वो हमें एल्गोरिदम रिकमेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूट्यूब पे हम जो भी वीडियोस देखते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है। वो एक्चुअली हमें बताया गया है कि आप ये वीडियो देखिए। और एक बार जब किसी पर्टिकुलर टाइप की वीडियो देखने लगते हो तो आप उसी तरह की देखने लगते हो बहुत दिनों तक। आप फिर दिमाग लगाते हो, अरे यार ये तो आपके लिए रेलिवेंट था ही नहीं, फिर आप कुछ और स्विच करते हो। तो ये ओमनी प्रेजेंट हो गया है और बहुत एडवांस और बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। वॉइस असिस्टेंस जैसे सीरी हो गया, या फिर आप गूगल के ऊपर स्पीच वगैरह यूज़ करते हो। आपको म्यूज़िक रिकमेंड करता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कार खुद चल रही है भाई, कैंसर डिटेक्ट कर सकता है और जॉब्स ढूँढ भी सकता है आपके लिए और आपकी जॉब्स को जो है वो ख़त्म भी कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत कुछ हो गया है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी है, सोशल बायसेस यहाँ पे भी आती हैं। जैसे कभी-कभी आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देख लीजिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को देख लीजिए, यहाँ पे बायस नज़र आती है, राइट? फेशियल रिकॉग्निशन, कई सारे केस ऐसे आए हैं यूरोप वगैरह के अंदर, अमेरिका में, जहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर किसी आदमी को ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया। ये दिखा दिया सिस्टम ने कि वो कोई प्रॉपर टेररिस्ट है। उसका फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो गलत कर दिया और उसकी हरासमेंट हुई फालतू में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फुल प्रूफ नहीं है, इसके अंदर भी सिस्टम के अंदर कमियां हो सकती हैं। तो इसलिए इसको रेगुलेट किया जाना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये एक्ट यूजली कहता क्या है, जो अभी यूरोप के अंदर पास हुआ? ये कहता है भैया पहले तो ट्रांसपेरेंसी लेके आइए पूरे सिस्टम के अंदर, ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते ये तो यार मशीनों ने किया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस कंपनी की जिसने उसको क्रिएट किया,
राइट? क्योंकि हेल्थ, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सेफ्टी, बहुत कुछ इम्पैक्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? वो सब चीज़ें। अब मान लो कल को कोई प्लेन उड़ रहा है हवा में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसा ग्लिच आया, उसको हैक कर लिया गया और ये वार्निंग दे दी कि इसके अंदर बॉम्ब है, तो ये आपकी हेल्थ और सेफ्टी को भी इम्पैक्ट कर सकता है, राइट? तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए एथिकल क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। देखो, इंसानों से तो आप पूछ सकते हो ये आपने क्यों किया, कैसे किया, लेकिन मशीनों से थोड़ी ना पूछोगे। तो एथिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो एक बैलेंस होना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन और ह्यूमन वैल्यूज़ के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक वो तो इसलिए किया जाना चाहिए। इस एक्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन भी किया है। ये कहता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड with one or more of the technique that can, for the given set of human defined objectives, generate output such as content, predictions, recommendations, decision influence the environments they interact with। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व होती हैं। ये ह्यूमंस के बिहाफ पे कंटेंट क्रिएट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है, जैसे यूट्यूब पे रिकमेंड करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, राइट? जैसे आप जो है जो आईएमडी है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वेदर की फोरकास्टिंग के लिए, तो वो भी एक प्रिडिक्शन ही होगा ना कि कल को बारिश होगी कि नहीं होगी, वो सब चीज़ें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो रिस्क होते हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क, लिमिटेड रिस्क एंड द मिनिमल रिस्क। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो ये वाला है, अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल के अंदर कौन-कौन से बिहेवियर आएँगे? जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। राइट? कहीं ऐसे जैसे जो यंग लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, राइट? जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है, वो सारी चीज़ें। ऐसा कोई भी सिस्टम जिससे जो है सिटीज़न्स को स्कोर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। फेशियल एंड द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये भी अनएक्सेप्टेबल है अगर ये रेस के नाम पे, जेंडर के नाम पे आइडेंटिफाई करता है। जैसे अमेरिका में एक एयरपोर्ट के ऊपर सिस्टम लगाया गया था, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, उनके फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिस्टम लगाया गया था, व्हाइट पीपल को लेके नहीं लगाया गया था। तो ये एक तरह से कलर, स्किन कलर बेस के ऊपर ही, तो ये अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में जाता है। उसके अलावा आप ये चीज़ देख लीजिए, अब मान लो चैट जीपीटी पे आपने कुछ भी लिखा, अब वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता है। वो कंटेंट क्या उसने खुद बनाया? नहीं। वो कंटेंट उसने इंटरनेट से ही लिया है। तो हो सकता है वो जो कंटेंट कॉपीराइटेड भी हो। तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि अगर कोई मटेरियल कॉपीराइटेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको वो बताना पड़ेगा कि उसने वो कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो ये कुछ चीज़ें इस एक्ट के अंदर कही गई हैं। लेकिन कंसर्न तो है, इस एक्ट को लेके क्या-क्या कंसर्न? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया इससे इनोवेशन खत्म हो जाएगा। जब कंपनीज़ के ऊपर आप इतने रेगुलेशन लगा दोगे तो वो क्यों इनोवेट करेंगे? अब मान लो यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल दे लीजिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक तरफ आप अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूरोपियन यूनियन के अंदर क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो रेगुलेट किया गया है, तो यहाँ की जो कंपनीज हैं वो कोई भी इनोवेशन नहीं करेंगी। लेकिन चाइना तो इनोवेट करेगा, अमेरिका तो इनोवेट करेगा। तो अमेरिका और चाइना रेस में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी तरह से रेगुलेट नहीं किया गया है और ये पीछे छूट जाएगा। तो इनोवेशन के लिए बड़ा खतरनाक है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न तो यहाँ पे ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो आदमी सॉफ्टवेयर को बना रहा है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर को बना रही है, एक बार सॉफ्टवेयर बनने के बाद वो खुद लर्न करता है। तो कंपनी को खुद भी नहीं पता है कि उसके बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जो है वो कहाँ तक जा सकता है। तो वो 100% उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो सकते हैं, है ना? ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। अमेरिका वगैरह में तो फिलहाल इसके लिए कोई कानून है नहीं। एक प्रपोज़ल आया था, लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि भाई देखो, चाइना का कंसर्न रहता है उनको, तो सीधा-सीधी बात है। जब तक चाइना अपने कंट्री में कुछ भी रेगुलेट एज़ सच नहीं करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो अमेरिका भी नहीं करने वाला है, क्योंकि इससे इनोवेशन के ऊपर खतरा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो जनरल कंसर्न्स हैं, वो तो आपको पता ही है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स हो जाती है। आजकल कई सारी कंपनी पे जहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती थी, या फिर जहाँ पे कंटेंट डेवलप किया जाता था, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है, तो लोगों की जॉब्स वहाँ पे जा रही हैं। बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो ऑफ कोर्स हो ही सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑल दैट। प्राइवेसी कंसर्न्स ऑफ कोर्स यहाँ पे है। ऑटोनोमस वेपन्स की तरह पे इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन तो इसमें इंटरफेयर करते नहीं हैं।
तो ऑटोमेशन अपने आप ही होता है, मशीनें क्या कर देंगी। आप जैसे मूवी है हमारे पास टर्मिनेटर, है ना? उस टर्मिनेटर के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो रोबोट्स क्रिएट किए गए हैं, एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि उसने खुद ही रोबोट क्रिएट करना शुरू कर दिए अगेंस्ट ह्यूमन। और गूगल के एक चीफ थे, उनका उन्होंने कल ही रिज़ाइन दिया है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते थे। तो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक हो सकती है आने वाले समय में। इलॉन मस्क तो इसके बारे में बहुत पहले से बात कर ही रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस है ना यार ये ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्राम आपने बनाया, लेकिन उसने खुद सीखा। अब वो कहाँ तक सीख सकता है उसको ही पता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द सुपर इंटेलिजेंस, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सुपर इंटेलिजेंस की, तो इट कैन बी अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी आल्सो। दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। आज का जो एडिटोरियल है वो क्या कहता है? गारंटीड पेंशन इज नॉट अ बैड इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो बहुत टेक्निकल सी चीजें दी गई हैं जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। आपको बस बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए क्या है। देखिए, हमारे पास हुआ करता था एक ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर बाद में सरकार ने 2003-4 के अंदर एक न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको लॉन्च किया था। न्यू पेंशन स्कीम को जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, राइट? कई सारे स्टेट ऐसे हैं जैसे पंजाब, पंजाब या फिर वेस्ट बंगाल, ये लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम से शिफ्ट हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम से शिफ्ट हो रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ। इसका कारण क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करता था, आपको 50% जो आपकी लास्ट सैलरी थी ना, उसका 50% आपको हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता था। उसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करते थे ड्यूरिंग योर जॉब पीरियड, जो भी आपको होता था। जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर होते हो तो आपको 50% मिला करता था। ये ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी, बाद में न्यू पेंशन स्कीम आ गई। तो न्यू पेंशन स्कीम से जो स्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्यों? पहली बात तो ये है कि इससे स्टेट के ऊपर जो है वो बर्डन पड़ेगा, फालतू का। जैसे पंजाब के ऊपर कई हज़ार करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। ये अनसस्टेनेबल है। दूसरी बात, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जब वो रिटायर होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो इससे सरकार के का जो है बजट वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा तो वेलफेयर एक्सपेंडिचर से ही आएगा ना यार। तो जो गरीबों के लिए पैसा था, जो एजुकेशन के लिए पैसा था, वो पैसा कहाँ जाएगा? अभी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप एक ऐसे ग्रुप को जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनको हेल्प दे रहे हो, उसके बदले में जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर है उसको कम कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। अगर आप एक जगह जगह पे ज़्यादा दोगे तो दूसरी जगह से निकालना पड़ेगा आपको। और जो सरकारी मुलाजिम है वो एलीट ग्रुप है। सरकारी मुलाजिम में आप ये देख लीजिए, सबसे कम जो सैलरी है वो 25,000 सैलरी है। और उसके बाद जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, 50,000, 70,000, 80,000 तक हो सकती है। तो ये तो भैया ऑलरेडी एलीट ग्रुप में है ना। ऑलरेडी हमारे देश के सबसे ज़्यादा इनकम कमाने वाले लोग हैं, सरकारी जो मुलाजिम होते हैं। तो आप इनको और ज़्यादा हेल्प दे रहे हो। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसके उससे आप पैसा छीन रहे हो। तो ये इस कुछ बेसिस पे इस स्कीम को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। लेकिन जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ठीक है, आप कह रहे हो उस पे बर्डन है। न्यू पेंशन स्कीम ये भी काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ की जाती है। लेकिन हम लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता क्या है? पहले आपको मैं न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बता दूँ इसमें होता क्या है। न्यू पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होता है, वो अपनी सैलरी का 10% हर महीने अपनी जो बेसिक सैलरी होती है, उसको कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड के अंदर। उतना ही हिस्सा, और कभी-कभी 14% तक, अभी रिसेंटली तो 14% कर दिया गया है इसको, सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो पैसा इकट्ठा होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको दे दिया जाता है। ये होती है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपको जो भी पैसा मिलता है, वो टैक्सेबल होता है। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर जो पैसा मिलता था, वो टैक्सेबल नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप 60 साल से पहले उसको पैसे का यूज़ नहीं कर सकते। ओल्ड पेंशन के अंदर उसको कर सकते हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपको जो भी पैसा मिलेगा, वो मिलता है मार्केट के हिसाब से। क्योंकि आप पेंशन में जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हो, बाद में उसी पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर या कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, फिक्स नहीं होता है। और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हो सकता है मार्केट डाउन चली जाए, तो आपकी सैलरी भी कम हो जाएगी, आपकी पेंशन भी कम हो जाएगी। तो
इन्होंने क्या कहा है इस आर्टिकल के अंदर, एक रास्ता निकाला है। इन्होंने कहा कि भई आप न्यू पेंशन स्कीम को भी छोड़िए, आप नए वाले को भी छोड़िए, पुराने वाले को भी छोड़िए, आप एक नया रास्ता निकालिए। इस नए रास्ते को इन्होंने बोला है सीजीपीएस। सीजीपीएस का मतलब है कंट्रीब्यूटरी गारंटीड पेंशन स्कीम। इसमें क्या होगा? इसमें जो एम्प्लॉइज़ होंगे, वो खुद कुछ ना कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो 10% या 12% कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, 8-10%, 12% जितना सरकार को लगता है, जो भी होगा। लेकिन जब वो एक बार रिटायर हो जाता है, तो सरकार को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि उसकी लास्ट सैलरी का 50% हम उसको एज़ अ पेंशन के रूप में देंगे। अब वो कितना कंट्रीब्यूट होगा वो सरकार को डिसाइड करना है, क्योंकि ये मार्केट के बेसिस पे होता है। मार्केट के बेसिस पे होता है, तो रिटर्न हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। कैसे? थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मान लो किसी आदमी की जो लास्ट सैलरी थी वो थी ₹10,000, तो इसका मतलब इसको पेंशन मिलनी चाहिए ₹5,000। सरकार कहती है कि नहीं, मैं आपको 5,000 नहीं दूँगा, मैं आपको सिर्फ़ 4500 ही दूँगी सैलरी, क्योंकि मार्केट का रिटर्न कम है। आपने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मार्केट का रिटर्न क्योंकि कम है, इसलिए मैं आपको कम सैलरी पेंशन दूँगा। ये नया स्कीम ये कहता है, भैया हो सकता है मार्केट फालतू भी चली जाए, ज़रूरी थोड़ी है हमेशा मार्केट डाउन जाती है, मार्केट अप भी तो जा सकती है। तो सरकार ये इंश्योर करे कि उस आदमी को ₹5,000 ही मिलेंगे, और मान लो बाय चांस मार्केट ऊपर चली गई, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो सरकार खुद रख सकती है, एम्प्लॉयी को देने की बजाय। हाँ, लेकिन अगर मार्केट डाउन चली गई, तो आपको पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब मान लो मार्केट से आ रहे हैं ₹5500, ₹5500 मार्केट से आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, तब भी उस एम्प्लॉयी को सिर्फ ₹5,000 ही मिलेंगे, ₹500 सरकार खुद रख सकती है। लेकिन अगर मार्केट चली गई ₹4500, तो सरकार को ₹500 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो ये इन्होंने कहा है कि ये रास्ता निकाला जा सकता है। कभी मार्केट ऊपर भी जा सकती है, कभी मार्केट नीचे भी जा सकती है। जिस तरह से हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो मान के चलिए मार्केट हमारा ऊपर ही जा रहा है। तो ये इन्होंने इसका इसका नाम इन्होंने दिया है सीजीपीएस, ठीक है? कंट्रीब्यूटरी गारंटी पेंशन। ये बस थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है, इससे कुछ कॉन्स हैं, ठीक है? और वो आपको मैंने बता ही दिया कि 60 साल से पहले आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये इनकम आपकी जो है टैक्सेबल भी होती है, आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें लिमिट की इन्वेस्टमेंट भी है, आप 50% से ज़्यादा जो है इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, और इसके अंदर कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। ये कुछ कॉन्स हैं, इसलिए कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जा रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी 2004 तक चलती थी, उसके बाद इसको जो है वो खत्म कर दिया गया था। न्यू पेंशन स्कीम जो है वो पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भैया हम ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं करेंगे, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम करने से कम 2500 करोड़ रुपीज़ सालाना का एक्स्ट्रा बर्डन सरकार के ऊपर पड़ रहा है। तो तमिलनाडु ने तो मना कर दिया, महाराष्ट्र ने भी मना कर दिया है। ये था थोड़ा पेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि अगले वीक जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन्स आ सकते हैं, ठीक है? तो साइक्लोन वाला टॉपिक हम लोग पहले काफ़ी कर चुके हैं। ये एम्फन के बारे में हम लोगों ने बात किया था, साइक्लोन एम्फन के बारे में। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो टॉपिक को, ये सेल्फ स्टडी के लिए है, पुराना कंटेंट है, आपके पास ये शायद होगा सबके पास, ठीक है? लेकिन यू नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ पे जो मोस्टली 70% से ज़्यादा जो साइक्लोन आते हैं इंडिया में, वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आते हैं। ओनली 20 टू 30% वो अपना अरेबियन सी के अंदर आते हैं। रीज़न क्या होता है साइक्लोन आने का? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, ओशन का वाटर सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है मोर देन 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से ये जो CO2 है वो हीट को ट्रैप कर रहा है, और जो उसकी वजह से ज़्यादा साइक्लोन यहाँ पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है साइक्लोन आ सकते हैं, ऐसा आईएमडी ने कहा। ये एक स्टैटिक सा टॉपिक है जो कि आप ज्योग्राफी के अंदर यूजुअली पढ़ते हो, लेकिन यस, ज़्यादा साइक्लोन आने से नुकसान तो बहुत होता ही है, राइट? जो लैंड एरियाज़ हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पे बड़ा लाइफ का नुकसान भी होता है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको भी डैमेज होता है, सारी चीज़ें, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा। चलिए, तो आई थिंक काफ़ी आज कुछ एडिशनल आर्टिकल भी अपने पास हैं। ये पीएमआई का आर्टिकल हम लोग पहले कर चुके हैं। अ, राजनाथ सिंह जी ने मोलदी के अंदर कोस्ट गार्ड जो मतलब फाउंडेशन स्टोन उनका लगाया है। उसके अलावा जयशंकर जी जो है वो बातचीत करेंगे चाइनीज़ और रशियन मिनिस्टर के साथ आज एससीओ पे आता है, क्योंकि इंडिया जो है प्रेसिडेंट है फिलहाल शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। दीज आर सम ऑफ द एडिशनल आर्टिकल, आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय